आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ, एल्बो से रिस्ट की तरफ ही आपको फ्रिक्शन करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ ही उसको प्रेशर देना है। और दूसरी बात, पहले जो है हाथ उल्टा होगा, सेकंड पॉइंट में हाथ बिल्कुल आड़ा रहेगा, और थर्ड में उसकी हथेलियां ऊपर की तरफ रहेगी। बट आपको जो प्रेशर देना है वो प्रेशर आपका वो जो ऊपर की बोन है उसी पे रहेगा, एल्बो से रिस्ट की तरफ। इससे आपके शोल्डर की जो मूवमेंट है बहुत जल्द फ्री हो जाएगी, और इन्फ्लेमेशन में भी उसको रिलीफ होगी और पेन में भी। और कई पेशेंट तो शोल्डर को हाथ नहीं लगाने देते, इतना पेन होता है। बट ये पॉइंट देते ही आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। अपना फीडबैक आप इसी ग्रुप में देते रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे और वीडियोस दूं। लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको शोल्डर पे पॉइंट कैसे दिया जाए। ये पुराने पॉइंट्स हैं जो हम गुरुजी के समय में दिया करते थे, और ये अभी कहीं भी है नहीं। बट राकेश जी के अनुग्रह पे मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये शेयर किया जाए। और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हम कैंप्स वगैरह में दिन में कई पेशेंटों को ये ट्रीटमेंट देते हैं और क्विक रिजल्ट आते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करिए। और थैंक यू वेरी मच। रेखा नायर जी ने भी बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया है। अभी उनका आधा अधूरा है और वो नेक्स्ट थर्सडे को कंटिन्यू करेंगी। और थैंक यू टू योर टीम। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। पिछली बार हमने जो है इंट्रोडक्शन हो गया था, डेफिनेशन हो गया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। प्रेवलेंस इंडिया में जो है मैंने बताया था 7 to 30% है जनरल पॉपुलेशन में। और जनरली जो है हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा डायबिटीज के कारण ये ज्यादा देखने को मिलता है। और जनरली हम डायबिटीज, स्क्रीन टाइम, और जो काम करते हैं काम में भी जिसमें अपना हाथ बार बार ऊपर होता है, स्पेशली स्पोर्ट्स जो होता है उसमें ये ज्यादा पाया जाता है। प्लस कंप्यूटर में जो बैठे रहते हैं उनको भी ये ज्यादा होता है। टर्मिनोलॉजी जो हमने यूज की थी ये मैं अब आगे भी इसका चलता रहेगा, इसलिए मैं आपको वापस से एक बार और बता देती हूँ। जो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे शोल्डर के सबसे ऊपर इस वाली एरिया में होता है। ये स्कैपुला से और आपका जो क्लेविकल है इन दोनों को जॉइन करता है, इसलिए इसको एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। मैं इसका अभी फोटो आपको दिखा दूंगी। फिर आता है ग्लेनो हिमोरल जॉइंट। अब ग्लेनो क्या होता है, वो कैविटी जिसके अंदर आपका शोल्डर ह्यूमरस जो बोन है, शोल्डर का जो बोन है वो जाके लगता है, और वो एरिया को अंदर को उसको बोला जाता है कैविटी, ग्लेनॉइड कैविटी। उसके अंदर वो शोल्डर जाके लगता है। देन पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है सारे स्ट्रक्चर्स जो कि मिलकर आपके शोल्डर को मूवमेंट देते हैं उसे कहते हैं पेरी। पेरी मीन सारे, आर्टिकुलर जो कि हिलाने वाले स्ट्रक्चर्स। अब क्या क्या हिला सकते हैं वो स्ट्रक्चर्स, वो हैं सॉफ्ट टिश्यूज, बोन्स, टेंडन, बर्सा, लिगामेंट, कैप्सूल, ये सब मिलके हमारे शोल्डर जॉइंट को हिलाने में मदद करते हैं। इम्पेंजमेंट का मैंने बताया था, मतलब कि कोई भी चीज जैसे टेंडन है उसके वो कहीं टूट जाए या कुछ हो जाए, मतलब छोटा छोटा जो चीज होती है वो जाकर एक ये सारी चीजें ना एक क्या बोलते हैं, एक फिक्स्ड उसमें रहती हैं। स्पेशली अगर उसमें से कोई चीज निकल जाती है या टिश्यू इधर उधर हो जाता है या मसल्स थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती हैं तो वो जाके बोन को रब करती हैं, जिसके कारण हमें दर्द होता है। देन एबडक्शन मैंने बताया था, जो भी चीज आपकी बॉडी से दूर की तरफ जाती है दैट इज एबडक्शन। और एडक्शन का मतलब जो पास आती है, आपका ये बॉडी है, बॉडी के जो पास आता है वो एडक्शन होता है। एडक्शन का मतलब एडिशन मीन्स पास आना, सब्सट्रैक्शन मीन्स बाहर जाना, दूर की तरफ जाना, दैट इज एबडक्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंटरनल रोटेशन। आप अगर ऐसे करोगे दैट इज सॉरी ऐसे करोगे दैट इज
एक्सटर्नल रोटेशन, और इसको ऐसे लेकर आओगे पीछे की तरफ, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन। अभी आप खुद करोगे तो आपको दिखेगा ये शोल्डर का मूवमेंट कैसे हो रहा है। ऐसे करो तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे करोगे तो ये अंदर की तरफ आ रहा है। सिर्फ इसी को बोलते हैं इंटरनल रोटेशन, और ऐसे करने पे एक्सटर्नल रोटेशन। फिर इसमें कैल्सिफिकेशन एक वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में, बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज में जाके बहुत ज्यादा जम जाते हैं। अब वो क्यों जम जाते हैं? क्योंकि आपका डाइजेशन सही नहीं हो रहा है कैल्शियम का। चाय सही नहीं होने से वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जहां पर भी प्रॉब्लम है वहां पर जाके वो लग जाएगा। अब प्रॉब्लम कैसे आती है वो एक अलग ही विषय है। हो सकता है आपको बहुत बार चोट लग गई हो इस एरिया में, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया बन जाता है। तो अब इस प्रॉब्लमेटिक एरिया में और कोई प्रॉब्लम है, जैसे कैल्शियम जो है पच नहीं रहा, तो यहाँ पे नहीं लगेगा, वो एक परत जमा देता है, या जो आपकी जो सॉफ्ट टिश्यू है उसके ऊपर वो जम जाती है, जिसके कारण वो हार्ड हो जाती है। देन सब एक्रोमियन बर्सा, मैंने बताया था बर्सा जो होता है वो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती हैं, एरियाज होती हैं, जो कि आपके आपके पूरी जो शोल्डर की जो जॉइंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। ऊपर, साइड में, पीछे, हर जगह है। तो जैसे डेल्टॉइड बर्सा है, सब एक्रोमियन बर्सा है, तो ये क्या है, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, और जो कि आपके फ्रिक्शन ना हो, आपका एक दूसरे से टच ना हो, और अच्छी तरह से आपका हिलता रहे, इसलिए ये बर्सा होता है। और बर्साइटिस क्या होता है? बर्साइटिस का मतलब होता है जब भी आइटिस होता है, गुरुजी ने भी बहुत बार बुक्स में लिखी हुई है कि आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो बर्सा जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो वो बर्साइटिस कहलाता है। फाइब्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं पैथोफिजियोलॉजी जो आपको बताऊंगी उसमें ये जो बर्साइटिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्साइटिस क्या करता है, सॉरी फाइब्रोसिस क्या करता है, उसका काम होता है जैसे आपके लग गई, चोट लग गई, तो उसके ऊपर जो परत जमाता है, परत जमता है, वो फाइब्रस टिश्यू से होता है। सपोज वो फाइब्रस टिश्यू का उसका मैकेनिज्म कहीं खराब हो गया, तो वो बनाता रहेगा बनाता रहेगा बनाता रहेगा। तो अब एक चोट के ऊपर एक परत आई, फिर परत आई, फिर परत आई, तो वो एरिया जो है ना उसका जो सकते हैं उसमें वो मैकेनिज्म नहीं है स्टॉप करने का, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेसिव। जब स्कार टिश्यू हो जाता है, अब वो अगर कोई कैप्सूल, जो मैंने बोला था इसके अंदर जो ग्लिनोइड कैविटी है उसके अंदर के जो कैप्सूल में अगर बार बार स्कार टिश्यू बन गया, तो क्या होता है, पेन और स्टिफनेस होता है। क्योंकि मैंने बताया ना हर स्ट्रक्चर को बॉडी में बहुत ही अच्छी तरह से फिट किया हुआ है कि कोई जगह रहे नहीं, जगह वो जिसमें मोबिलिटी हो, उसके अलावा कोई जगह नहीं होती। अब उसमें वो स्कार टिश्यू जो है ना बिगड़ गया है, उसका फाइब्रोसिस का जो काम है उसको वो बिगड़ गया है, तो वो एक्सेसिव बनता रहेगा, जिसके कारण वो टच होता रहेगा इधर उधर और दर्द करेगा। यानी फाइब्रोसिस स्टिफनेस पैदा करता है, कॉन्ट्रैक्चर्स पैदा करता है, और फिर दर्द होता है। अब कॉन्ट्रैक्चर्स क्या है, मैंने बताया था कि परमानेंट टाइटनिंग ऑफ मसल्स हो जाती है, या टेंडन या स्किन या टिश्यू, कुछ भी चीज जो है टाइट हो जाती है उसे हम कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं। देन लीजन मैंने बोला था, डैमेज, बोन्स छोटे छोटे टुकड़े में निकलने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लीजन। डिफ्यूज मतलब कोई भी चीज बहुत जगह घेरती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी में एक ऑयल का ड्रॉप डाले तो फट से पूरी एरिया को कवर कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डेल्टॉइड रीजन, ये वाले रीजन को डेल्टॉइड मसल्स होते हैं इसमें, इसको कहते हैं, ये जो ट्रायंगल बनता है ये डेल्टॉइड है। अभी आपको मैं जो बताने जा रही थी एक्रोमियन ये है। अब जो है ये प्रोसेस, इसके साथ में जो क्लेविकल के साथ में अटैच होता है उसको एक्रोमियन, सब एक्रोमियन, सॉरी एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। ये कोराकॉइड प्रोसेस है, ये ग्लिनॉइड फोसा है, आप देख रहे हो ये स्कैपुला का जो ऐसे आर्च आ रहा है ग्लिनॉइड फोसा है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैं बता चुकी हूँ कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो 3-4 तरीके से बनते हैं, 3-4 जॉइंट, बहुत सारे टाइप के जॉइंट्स होते हैं। उसमें से जो साइनोवियल जॉइंट होता है, जिसे कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट,
हमारा ग्लिनोहिमोरल जॉइंट है, जो कि आप बोल सकते हो शोल्डर जॉइंट को हम ग्लिनोहिमोरल जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट भी मैंने बोले थे कि बहुत सारे होते हैं, साइनोवियल होते हैं, हिंज जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। ये सारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें से सबसे जो खुला हुआ जॉइंट है, जो कि हर तरीके से मूव करता है, उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। बॉल का क्या मतलब होता है, जो गेंद, और सॉकेट क्या है, जिसमें जाके वो फिक्स हो जाए। तो ये जो हमारा इस तरीके से ये हेड है ह्यूमरस का, और ये जो ग्लिनोइड कैविटी या कैप्सूल में जाके फिट हो जाता है, इसलिए हम इसको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं। और ये आपके हर तरीके से मूव कर सकता है, ये एक्सटेंशन, फ्लेक्शन सब कर सकता है, और सर्कमटेंशन मतलब गोल गोल भी घूम सकता है। सबसे मोबाइल जॉइंट है। इसमें क्या क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोन्स, जॉइंट्स। बोन्स में हम तीन मेन हैं। एक तो जो हमारा जॉइंट है जिसे हम ह्यूमरस जॉइंट बोलते हैं, ऊपर का जो शोल्डर जॉइंट बोलते हैं जिसे, स्कैपुला जो हमारे पीछे है, और क्लेविकल बोन जो कि हमारे यहाँ से शोल्डर से आके यहाँ तक नेक के यहाँ तक आती है, वो फिर जाके उससे जुड़ जाती है हमारे स्टर्नम से। देन जॉइंट्स में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है ग्लिनोहिमोरल, जिसे हम शोल्डर जॉइंट बोलते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, देन ग्लिनोइड लेब्रियम, ये मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगी। रोटेटर कफ मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भी सुप्रास्पाइनेटस टेयर हो सकता है। अगर इसमें चोट लग गई है और कट गया तो आपको दर्द हो सकता है। टेंडन अगर टूट गया, मतलब में चोट आ गई, तो सुप्रास्पाइनेटिस टेंडनाइटिस बोलते हैं उसको, इंफ्रास्पाइनेटिस टेंडनाइटिस बोलते हैं उसको। मतलब आइटिस मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया। टीरिस माइनर भी अगर उसकी इंजरी हो गई तो सब स्कैपुलरिस, इन सब में इंजरी हो सकती है। इसलिए हमारे लिए ये रोटेटर कफ मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है हमारे पूरे शोल्डर को रोटेट करने में बहुत मदद देता है, इसलिए ये रोटेटर कफ मसल्स हमारा हमको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा बर्स है, जनरली बर्साइटिस करके जो एक प्रॉब्लम होती है शोल्डर जॉइंट की, जिसके अंदर हमारे साइनोवियल फ्लूइड जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, बर्सा इन्फ्लेम हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, इससे कारण फ्रिक्शन होता है और हमारा हाथ स्टिफ होने लगता है। और लेगामेंट, अगर लेगामेंट में कोई चोट लगती है, कट हो जाता है तो तकलीफ देता है। अब यही है, ये देखिए एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ से आ रहा है, स्कैपुला से, और ये है क्लेविकल, ये दोनों को ज्वाइन करता है, इसलिए इसको एक्रोनोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। और ग्लिनोहिमोरल जॉइंट क्यों बोलते हैं, ये जो ग्लिनोइड फोसा है या स्कैपुला का ये जो भाग देख रहे हैं, स्कैपुला में एक गोल सा भाग होता है, उसके अंदर हमारा ये ह्यूमरस का हेड जाके सर जो जाकर फिक्स होता है, इसलिए हम इसको ग्लिनोहिमोरल जॉइंट बोलते हैं या शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। अब ये जॉइंट जो है अगर आप देखोगे तो हमारा जो स्कैपुला का जो ये भाग है ना, इतना सा ही है, जबकि इसका हेड जो है इतना बड़ा है, इसलिए ये सबसे मोबाइल जॉइंट भी है और सबसे चोटीला भी है। मतलब इसमें जरा सा लग जाए कर जाए तो इसमें चोट लगने की बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इसका जो स्कैपुला का जो पार्ट है वो छोटा है और हेड जो ह्यूमर का है वो बहुत बड़ा है, इसलिए चोट लगने की क्षमता होती है, डिसलोकेशन हो जाता है, जरा सा लग जाए डिसलोकेट भी हो जाता है। ये इसलिए जानना जरूरी। मैं ये बोल रही थी कि अभी तो ये तो बहुत ही बड़ा है मेरा, मैंने तो सोचा नहीं था इतना बड़ा होगा। वो डॉक्टर दीदार नेगी जी का जो है वो मैं दिखा दूं फिर? हाँ, उनका पार्ट ले लीजिए, आपका चाहिए तो अगले गुरुवार को कंटिन्यू कर देंगे। हाँ, ये तो बहुत ही अभी मेरा वो बहुत सारे स्लाइड्स हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी। यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये हाथ खाली इतना ही जा रहा है मेरा, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। इससे ऊपर इनका हाथ नहीं जा रहा है, ठीक है। आप पीछे कितना जाता है, ऐसे घूम करके आप पीछे करके दिखाइए, पीछे कितना जाता है, पीछे ऐसे घूम जाइए, घूम जाइए। हाँ, पीछे यहाँ तक ही जा रहा है मेरा, ये यहाँ पे ठंडी में ज्यादा दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे ज्यादा दर्द होता है। ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू। आप ट्रीटमेंट देंगे, आप देखेंगे उनको क्या पॉइंट दिए जा सकते हैं। आइए यहाँ पर आप एक बार उल्टे लेट जाइए, इस पर एक बार।
ये इनका स्कैपुला है। स्कैपुला को आप यहाँ से पुश करेंगे इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। छोटे छोटे 5 पॉइंट बनाएंगे। ये स्पाइन है, स्पाइन से 1 उंगली 1 इंच का लगभग आप छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको एक गैप मिलेगा छोड़ के। ये आप इससे आपकी हथेली से पुश करेंगे उस तरफ। 1 2 छोटा सा पॉइंट नीचे बनाएंगे और एक 1 2 तीसरा पॉइंट बनाएंगे 1 2 चौथा पॉइंट बनाएंगे 1 2 पांचवा पॉइंट बनाएंगे 1 2। ऐसे 3 राउंड देंगे इनको। छोटे छोटे 5 पॉइंट बना लेंगे। बाद में ये मसल्स को आप रिलैक्स कर देंगे और हल्का सा रिलैक्स करने के बाद फिर आप कहेंगे कि करवट ले लीजिए, आप साइड ले लीजिए, उस तरफ फेस कर लीजिए, उस तरफ करवट ले लीजिए, वहां पर। ये पिल्लो पे आप अपना सिर रखिए। अब ये इनका शोल्डर है। शोल्डर जो यहाँ पे जो स्टिफनेस हो जाती है, इसको रिलैक्स करने के लिए आप यहाँ से 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3। इसको हल्का हल्का 3 पॉइंट बनाइए और उस डायरेक्शन में पुश करिए। 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3। उसके बाद यहाँ के मसल्स को नीचे की तरफ खींच लीजिए। अभी आप उठ सकते हैं, एक बार उठिए, हाथ को ऊपर करिए। वो हाथ पे आप पेन कितना है और कितना ऊपर जा रहा है लेके जाइए। अब ऊपर लेके जाने में आपको पेन हो रहा है? थोड़ा रिलीफ है। रिलीफ है। वापस नीचे करिए, फिर से एक बार ऊपर लेके जाइए। वेरी गुड, काफी आराम हो गया। ठीक है, अब आप इसे पीछे करके दिखाइए, पीछे की तरफ नहीं। ये पीछे कितना आता है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ऐसे पूरे आप घूम जाइए, टर्न होकर दिखाइए। आराम से आप पूरे घूम जाइए, आप पूरे घूमिए ठीक से। आप हाथ पूरा आ रहा है पीछे। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरीके से इस पॉइंट से इसको DD1 और DD2 नाम दिया गया है। इस पॉइंट का नाम है DD1 और ये DD2। ये दोनों पॉइंट आप देंगे, इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। इसे ट्राई करके देखिए और हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो में DD1 और DD2 में जो प्रेशर दिया गया है वो आप ध्यान रखिए। आपको शायद पिक्चराइजेशन में वीडियो में शायद कंफर्म नहीं हो रहा होगा कि प्रेशर कैसे देना है। वो प्रेशर जैसे आप ठीक विटामिन B12 के लिए, नायासिन, थियामीन के लिए देते हैं, उसी तरीके से देना है। शोल्डर बोन को आपको उस तरफ को पुश करना है जैसे B12 और उसमें देते हैं, ठीक है। और वैसा ही आपको स्कैपुला को भी हल्का हल्का पुश करना है अपोजिट डायरेक्शन में शोल्डर की तरफ, लेकिन स्कैपुला का जो सर्कल है उसी शेप में लेना है, उस पर ध्यान दीजिएगा। और बहुत सेफ और सॉफ्ट देना है, एकदम जोर लगा के स्कैपुला ही नहीं उखाड़ देना, बहुत प्यार से देना है और रिजल्ट आपको इमीडिएट मिलेगा, इमीडिएट, तुरंत। शोल्डर पेशेंट में यदि आपके यहाँ पे स्वेलिंग है पेशेंट को और काफी पेन हो रहा है तो उसमें आपने इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देनी है। इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देने के बाद DD3 नंबर का जो पॉइंट है वो जरूर देंगे। इसका रिजल्ट बहुत ही लाजवाब है
DD3 जो पॉइंट है इसमें आप ये जो आपकी बोन है इसके यहाँ पे 1 और बीचों बीच 2 और यहाँ पे 3, तो ये आप हाथ को इस तरह घुमाएंगे उनके रिस्ट को, ये हो गया 1 देन 2 और ये 3, तो ये आपको पूरा इतना पूरा एरिया जो है उनका कवर करना है और इसको 20 टाइम्स देना है लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20, ये हुआ यहाँ का राउंड। आप बीचों बीच रिस्ट को सीधा करके यहाँ पे लेंगे एकदम बोन के ऊपर से 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20। मॉइस्चराइजर पाउडर क्रीम लगाने में कंजूसी नहीं करेंगे। आप ये तीसरी जगह के लिए हाथ उनका सीधा करेंगे, हथेलियाँ ऊपर रहेंगी। अब इसमें करेंगे आप 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 17 18 19 20। ये करने के बाद आप पेशेंट को देखेंगे, ये शोल्डर की जो मूवमेंट है बहुत फ्री हो जाएगी और ये DD3 नंबर का जो पॉइंट है ये आपको हर शोल्डर पेशेंट को देना चाहिए। बिना शोल्डर को टच किए आप यहीं से उनका पेन निकाल देंगे। थैंक यू वेरी मच।